Hello students, how are you all? Today in this lecture, we are going to discuss activities and in-text problem of chapter number 3, that is metals and non-metals. So we begin with activity number 3.1. Activity 3.1. In this activity it is given, take a sample of iron, copper, aluminium and magnesium and note the appearance of each sample. Now clean the surface of each sample by rubbing them with sandpaper and note their appearance again. तो क्वेश्चन में दिया गया कि आपके पास आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये तीन मेटल्स हैं। इनको अगर हम सैंड पेपर से क्लीन करते हैं तो इनकी अपीयरेंस कैसी होगी? तो ये सारे के सारे जो है वो शाइनी अपीयरेंस एग्जिबिट करते हैं आफ्टर रबिंग विद सैंड पेपर। इससे रब करने के बाद शाइनी अपीयरेंस हो जाती है और शाइनी अपीयरेंस क्या प्रूव करती है? दैट दीज मेटल्स आर लस्टरस, मतलब इनके अंदर चमक होती है। तो शाइनी सरफेस से हमें ये पता चलता है दैट ऑल दीज मेटल्स आर लस्टरस इन नेचर। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? आफ्टर क्लीनिंग विद सैंड पेपर दीज मेटल्स एग्जिबिट लस्टरस प्रॉपर्टी। आफ्टर क्लीनिंग these metals with sandpaper they exhibit lustrous appearance। और इनिशियली कैसे होंगे? इनिशियली द मेटल्स आर डल इन अपीयरेंस। क्यों होते हैं डल? ये एटमॉस्फेरिक एक्शन की वजह से इनका धीरे धीरे कोरोजन होता रहता है जिसकी वजह से डल अपीयरेंस होता है। और आफ्टर क्लीनिंग देम दीज मेटल्स दे अपीयर लस्टरस। अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 3.2 पे। एक्टिविटी नंबर 3.2 में हमें कुछ मेटल्स दे रखे हैं और हमसे बोला गया इन मेटल्स को आप नाइफ से काट के देखिए और ऑब्जर्वेशंस जो है वो रिकॉर्ड करिए। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। तो वही तीन मेटल्स हैं हमारे, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। इनको क्या करना है? नाइफ से कट करना है। तो बच्चों हमने पढ़ा है ये सभी मेटल्स जो होते हैं दे आर हार्ड। सॉफ्ट मेटल्स को ही हम नाइफ से कट कर सकते हैं, तो हार्ड होते हैं। तो दीज मेटल्स आर हार्ड and cannot be cut with knife। इनको नाइफ से नहीं काटा जा सकता। एक्टिविटी में एक और बात हमें बोली गई, होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल एंड कट इट विद नाइफ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो सोडियम मेटल इज अ सॉफ्ट मेटल एंड इट कैन बी इजीली कट विद नाइफ। तो ये दो ऑब्जर्वेशंस हमें रिकॉर्ड होती हैं एक्टिविटी नंबर 3.2 में। तो इससे क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है दैट जनरली मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, दे आर नॉट सॉफ्ट एंड दे कैन नॉट बी कट विद नाइफ। लेकिन सोडियम मेटल जो है एक्सेप्शन होता है, ये मेटल कहलाता है लेकिन ये सॉफ्ट होता है। अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 3.3। एक्टिविटी नंबर 3.3 में बोला गया you take a piece of iron, zinc, lead and copper. Now place them on a block of iron and strike it with a hammer. What do you observe? Repeat with other metals and record the change in the shape of these metals. तो भाई ये मेटल्स जो है वो हमें लेने हैं, एक लोहे के टुकड़े पे इनको रखना है और उसके बाद में इनको हथौड़े से स्ट्राइक करना है। तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा? जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ये सभी मेटल्स मेलिएबल हैं और डक्टाइल हैं, मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स एंड वायर्स। हमें बोला गया कि लोहे के टुकड़े के ऊपर इस मेटल को रखो और उसके बाद इसको आप हैमर से स्ट्राइक करो। तो हैमर से जब हम स्ट्राइक करते हैं तो ये एक थिन शीट के अंदर स्प्रेड हो जाएगा, मतलब ऑल दीज मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? ऑब्जर्वेशन में हम ये लिखेंगे ऑल दीज मेटल्स when
strike with hammer are changed into thin sheet, it proves that these metals are malleable in nature। तो ये सभी मेटल्स मेलिएबल होते हैं नेचर में, ये प्रूव हो जाता है। अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 3.4। कंसीडर सम मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड। व्हाट डू अबाउ मेटल्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर्स। अच्छा, विच ऑफ द अबाउ आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर्स। तो आप अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिकली अपने सराउंडिंग में चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको कौन कौन से मेटल्स जो है वो वायर्स की फॉर्म में मिल जाते हैं। इनमें से आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और लेड। तो बताओ किस किस के मेटल्स के वायर्स जो है वो हमने देखे होंगे। तो वायर हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, आयरन का वायर मिल जाएगा, कॉपर का मिल जाएगा, एल्यूमिनियम का मिल जाएगा, लेकिन लेड का वायर जो है वो हम नहीं यूज़ करते डेली लाइफ के अंदर। तो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम दे कैन बी फाउंड इन दी फॉर्म ऑफ वायर्स। तो इसने यही पूछा था इस एक्टिविटी में, इन चारों मेटल्स में से किस किस के वायर हम यूज़ करते हैं और किसका नहीं करते। तो लेड का यूज़ नहीं करते और बाकी सभी मेटल्स का वायर हम यूज़ करते हैं। अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 3.5 पे। टेक एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, क्लैंप द वायर ऑन अ स्टैंड, फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। नाउ हीट द वायर विद अ स्पिरिट लैम्प, कैंडल और अ बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज क्लैम्प्ड। What do you observe after some time? Note your observation. Does the metal wire melt? तो देखिए, एक स्टैंड लगा लो, इस स्टैंड में एक क्लैंप लगा लो और इस क्लैंप में एक मेटल का वायर जो है वो क्या कर दो, फिक्स कर दो, होल्ड कर दो। कौन से वायर लेने हैं हमें, एल्यूमिनियम का लेना है या कॉपर का लेना है। तो ये वायर या तो आप एल्यूमिनियम का लोगे या कॉपर का लोगे। यहाँ पे एक बर्नर लगा दिया और इस बर्नर को लगा के इसको वायर को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तब हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम। आपको कुछ टाइम बाद में क्या दिखाई देगा। तो देखो ये वायर लिया था, यहां पर क्या लिया है, वायर लिया है, कोई रॉड नहीं ली कि बहुत ज्यादा थिकनेस है उसकी। वायर जो होते हैं वो पतले ही होते हैं। तो जब हम इसको इनिशियली गर्म करेंगे तो इनिशियली द वायर बिकम्स रेड हॉट and after some time it starts bending at the site of heating, full stop. After a little bit of time the wire melts from the site of heating। ठीक है, तो एल्यूमिनियम और कॉपर ये दोनों जो है वो ज्यादा हार्ड मेटल्स नहीं होते। तो इनको जब हम इनिशियली गर्म करना शुरू करते हैं स्टार्टिंग में तो ये हमें रेड हॉट जो हो जाएंगे और लाल दिखने लग जाएंगे इस रीजन में जहां पर हम इसको हीट करते जा रहे हैं। फिर लाल होने के बाद ये वायर जो है इसका सामने वाला पोर्शन धीरे धीरे थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, तो बेंडिंग होनी शुरू हो जाएगी जिस साइड पे हम हीटिंग कर रहे थे। और अभी भी अगर हम इसको गर्म करते रहते हैं तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि ये टुकड़ा जो है वो यहाँ से मेल्ट होके सेपरेट हो जाता है इस रीजन से। तो वायर मेल्ट्स एट द साइट ऑफ हीटिंग ड्यू टू हाई राइज इन टेम्परेचर, और यू कैन से दैट ड्यू टू हाई टेम्परेचर अटेन्ड, इस वजह से मेल्टिंग हुई। तो ये हो गई एक्टिविटी नंबर 3.5। अब हम आते हैं एक्टिविटी नंबर 3.6 पे। सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर, प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द करंट सर्किट बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी एज शोन, डज द बल्ब ग्लो, व्हाट डज दिस इंडिकेट। तो एक्टिविटी नंबर 3.6 में हमसे ये पूछा गया है कि आप एक सर्किट बना लो इलेक्ट्रिसिटी का, इस सर्किट के अंदर आप कोई भी मेटल जिसको आप टेस्ट करना चाहते हो उसका वायर लगा दो, और वायर लगाने के बाद जैसे ही तुम स्विच ऑन करते हो सर्किट का तो क्या होता है, आपको क्या ऑब्जर्व होता है।
और इससे क्या पता चलता है, तो व्हेन मेटल वायर इज कनेक्टेड इन द सर्किट द बल्ब बिगिंस टू ग्लो। ये हो गया ऑब्जर्वेशन, और इससे क्या पता चलता है, दिस प्रूव्स दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के मेटल्स। ये हो गई एक्टिविटी नंबर 3.6। अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 3.7 पे। 3.7 में बोला कि कार्बन, सल्फर, आयोडीन, इन सब के सैंपल्स इकट्ठे कर लो और फिर से जो है वो आप ये टेबल, इसके अंदर ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करो। कार्बन, सल्फर, एक्टिविटी नंबर 3.7। कार्बन ले लिया ग्रेफाइट की फॉर्म में, सल्फर ले लिया और आयोडीन, ये 3 सब्सटेंस ले लिया। अब ये तीनों क्या है, दीज ऑल द 3 आर नॉन मेटल्स। अब देखो इस टेबल के अंदर हमें फिल करना है। एलिमेंट कौन सा हो गया इनके अंदर, एलिमेंट हो गया कार्बन, सल्फर, आयोडीन। सिंबल क्या हो गया इनका, तो ग्रेफाइट जो है उसको हम क्या लिखते हैं, सी ब्रैकेट में लिखते हैं ग्रेफाइट, सिंबल यही होता है। सल्फर का फॉर्मूला क्या होता है, S8। आयोडीन का फॉर्मूला क्या होता है, I2। ये हो गया सिंबल। अब आते हैं टाइप ऑफ सरफेस, इनकी सरफेस बताइए कैसी रहेगी। तो ग्रेफाइट जो होता है वो बड़ा सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, स्लिपरी इन टच। ये जो है वो आपको रफ मिलेगा। इसकी अपीयरेंस जो है वो आयोडीन के क्रिस्टल मिलते हैं, तो क्रिस्टलाइन सरफेस, तो इसको हम बोलेंगे कि इट इज स्मूथ सरफेस। ये आपको मिश्री के जैसा दिखता है आयोडीन अपीयरेंस में, ठीक है। तो स्मूथ सरफेस होती है आयोडीन की। फिर आते हैं हार्डनेस पे। तो हार्डनेस की अगर बात करते हैं तो ग्रेफाइट जो है ये आपको ज़्यादा हार्ड नहीं मिलेगा, दिस इज सॉफ्ट ग्रेफाइट, स्लेट जो बनी होती है जिससे। सल्फर जो है ये भी सॉफ्ट ही होता है। आयोडीन जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है इसकी, ये आपको स्लाइटली हार्ड देखने को मिल जाएगा आयोडीन। फिर आती है मेलेबिलिटी की बात। तो ये तीनों के तीनों जो है वो नॉन मेलिएबल है, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू शीट्स। तो नॉन मेलिएबल, नॉन मेलिएबल एंड नॉन मेलिएबल, ये हो गए। फिर आती है डक्टिलिटी की बात। तो बताओ डक्टाइल होंगे ये, नो, दीज आर नॉट डक्टाइल। कोई भी नॉन मेटल जो है वो डक्टाइल नहीं है, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो डक्टिलिटी की अगर बात करें तो नॉन डक्टाइल, ये भी नॉन डक्टाइल, ये भी नॉन डक्टाइल। फिर इसके बाद में कंडक्शन की बात करते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन, तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों ही चीजें कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। तो पुअर कंडक्टर। अच्छा, ग्रेफाइट जो है वो एक्सेप्शन में आता है, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन का अकेला फॉर्म ग्रेफाइट एक ऐसा फॉर्म है जो कि नॉन मेटल होने के बाद भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एक्सेप्शन है बच्चों, याद रख लेना इस चीज को। इसके अलावा जितने भी हैं ये सब नॉन कंडक्टर जो हैं या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद आती है सोनोरिटी। सोनोरस होते हैं ये, तो नॉन मेटल्स हैं, सोनोरस नहीं है। सोनोरिटी, दीज आर नॉट सोनोरस, नॉन सोनोरस, नॉन सोनोरस एंड नॉन सोनोरस। तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी नंबर 3.7। इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की जो है वो यहाँ पर इस टेबल में देख रहे हैं। चलिए अब चलते हैं एक्टिविटी नंबर 3.8 पे। एक्टिविटी नंबर 3.8 में दिया गया है कि 2 सैंपल ले लीजिए, एक सैंपल है मैग्नीशियम रिबन का और दूसरा है सल्फर पाउडर का। तो एक तो हमने मैग्नीशियम रिबन ले लिया और दूसरा हमने सल्फर पाउडर ले लिया, 2 अलग अलग सैंपल ले लिए, ठीक है। तो ये हमारा सल्फर पाउडर है। अब देखो क्या करना है।
Burn the magnesium ribbon, collect the acids formed and dissolve them in water. Test the resulting solution with both red and blue litmus paper. Is the product formed on burning magnesium acidic or basic? तो ये कह रहा है कि भाई मैग्नीशियम रिबन को जलाइए बर्नर का यूज करके। ये जलने के बाद जो है वो वाइट कलर का पाउडर बनाता है, वाइट पाउडर। ये वाइट पाउडर किसका होता है? फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं हम, ये एक्टिविटी क्लास के अंदर भी हम कर चुके हैं। 2Mg + O2 क्या बनाता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हमने पढ़ा है मेटल ऑक्साइड्स जो है वो कैसे होते हैं? दे आर बेसिक इन नेचर। तो अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के अंदर डिजोल्व करता हूं तो क्या बनेगा? MgOH होल ट्वाइस। MgOH होल ट्वाइस क्या है? बेसिक होता है, इट इज अ वीक बेस। और बेस क्या करते हैं? दे कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये रहेगी हमारी ऑब्जर्वेशन। When magnesium ribbon is burned in air, it produces magnesium oxide. When magnesium oxide is dissolved in water, it produces magnesium hydroxide. This magnesium hydroxide is basic in nature and it turns red litmus blue. अब आते हैं इस पे। अब ये कहता है कि भाई सल्फर जो है इसको जलाइए, इसके जलने के बाद जो गैस प्रोड्यूस होती है उस गैस को इकट्ठा करिए और उस गैस को पास करिए वाटर में से। अब ये जो वाटर जो है इसको हमें जलाना है बर्नर का यूज करके। तो इसको जब हम जलाएंगे तो क्या होगा? सल्फर जलने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब हम पानी में से पास कराते हैं तो क्या बनता है? H2SO3। ये क्या है? एसिड। और एसिड क्या करते हैं? दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कैसा है? एसिडिक गैस थी। इट इज एन एसिडिक गैस। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा है? दिस इज अ बेसिक ऑक्साइड। ये एक बेसिक ऑक्साइड है। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें पता चलती है एक्टिविटी नंबर 3.8 से। अब आते हैं हम एक्टिविटी नंबर 3.9। एक्टिविटी नंबर 3.9 में हमें क्या करना है? कुछ मेटल्स के सैंपल हमें कलेक्ट करने हैं। तो चाहे मैग्नीशियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, आयरन ले लो। अब इनको क्या करना है? आपको बर्नर की फ्लेम के अंदर हीट करना है। हीट करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उन प्रोडक्ट्स को क्या करना है? इकट्ठा करना है। कलेक्ट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। नाउ अब इन प्रोडक्ट्स को और मेटल सरफेस को ठंडा होने के लिए छोड़ दो। अब ये बताओ कौन सा मेटल जो है वो इजीली जल जाता है और वो जलते टाइम किस कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करता है? हाउ द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग एंड अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। आर दीज प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर? तो देखिए एक्टिविटी नंबर 3.9 में हमसे काफी सारी चीजें पूछी गई हैं। 3.9 ये कह रहा है कि भाई 4 मेटल जो है उनके सैंपल्स आप इकट्ठे कर लो। तो जैसे हम एक मैग्नीशियम का सैंपल ले लेते हैं, एक एल्यूमिनियम का ले लेते हैं और एक आयरन का ले लेते हैं। ठीक है। अब इनको क्या करना है? इनको आपको बर्नर की फ्लेम में हीट करना है। बर्नर फ्लेम, इसको भी आपको हीट करना है बर्नर की फ्लेम में। इसको भी आप हीट करोगे बर्नर की फ्लेम में। तो हमने पढ़ा है कि भाई मैग्नीशियम रिबन जो है या मैग्नीशियम मेटल जो है ये एयर के अंदर जलने लग जाता है और जलने के बाद में क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जब जलता है तो इसकी फ्लेम जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो आप सभी देख चुके हो क्लास के अंदर, बहुत ही ब्राइट लाइट जो है वो प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस अ ब्राइट लाइट। लेकिन आप एल्यूमिनियम मेटल को गर्म करते जाओ, इससे कोई इस तरह की ब्राइट लाइट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि ये एक कलर्ड लाइट प्रोड्यूस करता है। और इसकी जो हीटिंग का प्रोसेस होता है ये जलते टाइम इतना ज्यादा ब्राइट लाइट प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसको जब हम हीट करते हैं तो ये रिएक्ट तो करता है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ये कुछ देर बाद में अपनी ही सरफेस पे ये ऑक्साइड बना लेता है और उसके बाद में इसमें से कोई भी लाइट एमिट नहीं होती एल्यूमिनियम में से। तो एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल हो गया जो जलते टाइम या हीट करते टाइम अपनी ही सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की।
और उसके बाद में कुछ देर बाद में इसकी अपीयरेंस जो है उसमें से आपको कोई भी लाइट निकलती हुई दिखाई नहीं देगी। दूसरी तरफ आयरन है, आयरन भी इसी तरीके से क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और Fe2O3 बना लेता है। ये बनने के बाद इसकी सरफेस जो है वो भी डल कलर की हो जाती है और आपको कोई भी लाइट एमिट होती हुई दिखाई नहीं देगी। तो हम यहां पर अब ऑब्जर्वेशन में क्या लिखते हैं, तो अब हमें लिखना पड़ेगा कि when the metals are heated in the flame of burner, then they emit different lights, different color light, full stop. After burning they form their respective oxide, अपना अपना ऑक्साइड बना लेते हैं। और इन ऑक्साइड्स को अगर हम पानी के अंदर डिसॉल्व करें तो इनमें से कुछ मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स जो हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाते, कुछ मेटल के ऑक्साइड्स पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाते। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज सॉल्यूबल इन वाटर, बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड Fe2O3 इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्यूबल नहीं होते। ठीक है, इसके बाद में अरेंज दी मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो बताओ इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल होगा ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, इससे कम रिएक्टिव एल्यूमिनियम और इससे कम रिएक्टिव आयरन। तो ये बहुत ही ब्राइट लाइट के साथ और बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है और पाउडर्ड फॉर्म बना लेता है। एल्यूमिनियम जो है ये सेकंड नंबर पे आता है। इनिशियली तो ये रिएक्ट करता है फास्ट, लेकिन थोड़ी देर बाद में इसकी रिएक्शन जो है वो बंद हो जाती है। आयरन जो है ये बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और धीरे धीरे इसकी सरफेस जो है वो डल होती है। तो ये हो गया इनका अरेंजमेंट इन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो इस तरीके से एक्टिविटी नंबर 3.9 जो है वो हम करेंगे। अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी नंबर 3.10 पे या 3.10। चलिए, एक्टिविटी नंबर 3.10 में हमें रिएक्शन विद हॉट वाटर और कोल्ड वाटर को स्टडी करना है। एक्टिविटी नंबर 3.10 इसमें हमसे ये बोला गया कि कुछ मेटल्स के सैंपल्स इकट्ठे कर लो, मेटल सैंपल्स। तो सपोज हम सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये मेटल्स जो है वो हम कलेक्ट कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि इन मेटल्स के पीसेस जो है वो आप बीकर के अंदर पानी ले लीजिए, कोल्ड वाटर। तो बीकर के अंदर पहले कोल्ड वाटर का सैंपल ले लिया, ऐसे 5 बीकर जो है वो कलेक्ट कर लो, उनमें ये ठंडा पानी भर लो और एक एक पीस इन सभी मेटल्स का जो है वो इन बीकर्स के अंदर डाल दो। तो सोडियम का एक पीस डाल दिया, पोटेशियम का एक पीस डाल दिया, एल्यूमिनियम का पीस डाल दिया, जिंक का पीस डाल दिया और आयरन का पीस डाल दिया। अब ये बताओ इनमें से कौन से बीकर में रिएक्शन होगी, किस बीकर के अंदर रिएक्शन जो है उसमें आग लग जाएगी और किस बीकर के अंदर रिएक्शन होगी ही नहीं। तो देखो सोडियम मेटल, इसको हमें केरोसिन में स्टोर करना पड़ता है, हम पढ़ चुके हैं। इसको अगर पानी के अंदर डाला जाता है तो ये बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करता है पानी के साथ और क्या बनाता है, ये बनाएगा NaOH प्लस H2 गैस प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। ये जो हीट रिलीज हो रही है ये इस H2 के अंदर क्या करती है, आग लगा देती है, फ्लेमेबल होती है ये। इसी वजह से सोडियम मेटल को इसमें डालते ही क्या करता है, कैचेस फायर। तो हम क्या लिखेंगे, सोडियम मेटल कैचेस फायर इन कोल्ड वाटर। इसी तरीके से इस बीकर में देखो पोटेशियम मेटल जो है ये सोडियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है,
पोटेशियम को जब पानी के अंदर डालते हैं तो ये भी इसी तरीके से रिएक्ट करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट रिलीज करता है। तो ये दोनों ही मेटल्स जो हैं दे हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो पोटेशियम मेटल कैचेस फायर, तो इनको हम बोलेंगे दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल। चलिए अब आते हैं हम तीसरे बीकर में। एल्यूमिनियम जो है ये रिएक्टिव मेटल तो होता है लेकिन ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये रिएक्ट करता है गर्म पानी के साथ। तो यहां पर नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, इन तीनों मेटल्स जो है उनमें हमें कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी इस बीकर के अंदर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब इन बीकर्स के अंदर ये दोनों मेटल्स तो ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट कर देते हैं, तो अब हम इनको हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हॉट वाटर फिल करेंगे। अब देखेंगे हॉट वाटर के साथ कौन कौन से मेटल्स जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो देखो हॉट वाटर के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो तो एल्यूमिनियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, Al2O3 प्लस H2 गैस विल बी रिलीज्ड। रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेना। इसी तरीके से जिंक मेटल जो है ये भी हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके और ये बनाएगा Al2O3 ZnO प्लस H2 गैस। तो ये रिएक्शन हो जाएगी एल्यूमिनियम और जिंक के केस में। तो यहां पर आपको जो है वो धीरे धीरे बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे जब एल्यूमिनियम मेटल को डाला जाता है, लेकिन यहां पर फायर जो है वो नहीं देखने को मिलती। तो नो फायर, क्यों? क्योंकि यहां पर इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती कि हाइड्रोजन गैस में आग लग जाए। तो यहां पर हीट रिलीज्ड इज इन लेस अमाउंट, तो इस वजह से दिस रिएक्शन डू नॉट कैचेस फायर। इसी तरीके से ये रिएक्शन जो है इसमें भी आग नहीं लगती बिकॉज दिस इज नॉट अ वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि आयरन जो है वो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। चलिए अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पे। अब ये कहता है कि जो मेटल रिएक्ट नहीं कर रहे, ना ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ना गर्म पानी के साथ कर रहे हैं, इनको एक काम करो, इनको है जो स्टीम के साथ ट्रीट करो। तो स्टीम के साथ आयरन जो है वो रिएक्ट कर लेता है और क्या बनाएगा, ये बनाएगा Fe2O3 प्लस H2 गैस विल बी रिलीज्ड। तो स्टीम के साथ रिएक्ट कर लेता है आयरन। तो अब इसके बेसिस पे हमें इन मेटल्स को अरेंज करना है इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, उससे कम रिएक्टिव सोडियम, फिर उसके बाद में एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया रिएक्टिविटी का। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन ऑफ दीज मेटल्स विद वाटर वी कैन अरेंज देम इन दिस सीरीज। ये हो गई हमारी एक्टिविटी नंबर 3.10। चलिए अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी नंबर 3.11 पे। कलेक्ट द मेटल सैंपल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। इफ द सैंपल आर टार्निश्ड रब देम एंड क्लीन देम विद सैंड पेपर। अब आते हैं पुट द सैंपल्स सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट HCl। सस्पेंड थर्मामीटर इन द टेस्ट ट्यूब सो दैट देयर बल्ब्स आर डिप्ड इन द एसिड। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली। Which metal reacted vigorously with dilute HCl? Which metal did you record the highest temperature? Arrange the metals in the decreasing order of their reactivity with dilute acid. तो अब अगली एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि भाई ये कह रहा है सोडियम और पोटेशियम को छोड़ दो। एक्टिविटी नंबर 3.11, सोडियम और पोटेशियम को नहीं लेना हमें, इसके अलावा जो मेटल्स हैं उनको आप ले लीजिए। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर। अब हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें डाइल्यूट HCl को फिल करना है। तो जितने मेटल्स लिए हैं उतनी टेस्ट ट्यूब ले लो और इन सब के अंदर डाइल्यूट HCl जो है ये फिल कर लो। अब ये मेटल्स जो हैं वो इन टेस्ट ट्यूब के अंदर इनके पीसेस डाल दो और इन सभी टेस्ट ट्यूब में एक एक थर्मामीटर जो है वो लगा दो। थर्मामीटर लगा दिया सभी टेस्ट ट्यूब में। अब ये कह रहा है कि दो चीजें रिकॉर्ड करनी है। एक तो ये मेटल्स जब इस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो किस टेस्ट ट्यूब में सबसे जल्दी बबल्स निकल रहे हैं बाहर, हाइड्रोजन गैस के बबल्स सबसे ज़्यादा फास्ट निकल रहे हैं, एक तो ये रिकॉर्ड करना है। ठीक है, रेट ऑफ रिलीज ऑफ H2 गैस ये रिकॉर्ड करना है।
और दूसरी चीज रिकॉर्ड करनी है टेम्परेचर। तो ये बताओ सबसे ज्यादा स्पीड हाइड्रोजन गैस की किस टेस्ट ट्यूब में रहेगी? तो जो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा इनमें से वो सबसे जल्दी एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा और वहां पर सबसे जल्दी हमें हाइड्रोजन गैस की रिलीज दिखाई देगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद है अभी, तो ली के नाना और काका ने मांगी अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज, नहीं तो शादी पोस्टपोन है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। कैल्शियम जो है वो इन गिवन मेटल्स में से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव है तो यहां पर H2 गैस की स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस की स्पीड हमें देखने को मिलती है कैल्शियम में। इसके बाद किसका नंबर आता है? मैग्नीशियम का। तो इसके बाद नेक्स्ट स्पीड हमें देखने को मिलेगी मैग्नीशियम में, इसके बाद एल्यूमिनियम में, इसके बाद जिंक, आयरन और कॉपर। तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी इजीली दे सकते हैं। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है उसमें से हाइड्रोजन गैस ज्यादा फास्ट रिलीज होती है। अब जिसमें से हाइड्रोजन गैस ज्यादा फास्ट रिलीज होगी वहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा राइज होगा, ठीक है। तो इस वजह से हाईएस्ट टेम्परेचर जो है उसका ऑर्डर भी यही रहेगा। तो इन दोनों का आंसर यही आ जाएगा। हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, रिएक्शन ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है उनकी, इसी वजह से टेम्परेचर का ऑर्डर भी यही रहेगा। सबसे ज्यादा हीट जो है वो हमें कैल्शियम वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर दिखाई देगी। तो ये हो गई एक्टिविटी नंबर 3.11। अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 3.12 पे। टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड एन आयरन नेल, पुट द कॉपर वायर इन अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड आयरन नेल इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ टेस्ट ट्यूब, record your observation after 20 minutes. In which test tube did you find that a reaction has occurred, and on what basis can you say that reaction has actually taken place? Can you correlate your observation for the activity 3.9? चलो अब देखते हैं एक्टिविटी नंबर 3.12। ये आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने ये एक्टिविटी जो थी वो देखी थी। क्या दे रखा है एक्टिविटी में? ये कह रहा है कि आप जो है एक तो वायर ले लो कॉपर का और एक लोहे की कील ले लो। तो ये वायर जो है वो हमने ले लिया कॉपर और एक हमने लोहे की कील ले ली इस तरीके से आयरन नेल। अब ये कह रहा है कि भाई आप दो टेस्ट ट्यूब ले लो, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना दो। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा दिखता है? ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। और दूसरे बीकर के दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बना दो, FeSO4 सॉल्यूशन। जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है इसमें तो लोहे की कील डाल दो, आयरन नेल। और जिसमें आयरन सल्फेट लिया है इसके अंदर कॉपर का वायर डिप कर दो, कॉपर वायर। और इन दोनों सॉल्यूशंस को 20 मिनट के लिए छोड़ दो, ठीक है। तो 20 मिनट बाद में आपको क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है इन दोनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर? तो देखो बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज याद है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन की नेल डाली है, कॉपर कम रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएगा, यहां पर कॉपर बाहर निकल जाएगा और आयरन जो है वो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बना लेगा। तो इस सॉल्यूशन का कलर जो ब्लू कलर था वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या रिकॉर्ड करेंगे हम? द ब्लू कलर ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन डिसअपियर। और आपने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में, अगर कहीं कलर चेंज हो रहा है दो चीजों को मिक्स करने से, इसका मतलब वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो यहां पर इसका क्या मतलब हुआ कलर चेंज का? इट मींस अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इस टेस्ट ट्यूब में देखें तो नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉपर मेटल जो है इसको हमने फेरस सल्फेट में डाला है। आयरन मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो ये नो रिएक्शन, यहां कोई रिएक्शन नहीं शो कर सकता। इट कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, इसका मतलब कोई रिएक्शन नहीं हो रही। तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी नंबर 3.12 का आंसर। चलिए अब हम आ जाते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पे। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमारे इस चैप्टर के अंदर दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
वाई इज सोडियम कैप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल? तो इसका आंसर जो है वो हम कई बार दे चुके हैं। सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव मेटल एंड इट रिएक्ट्स विद एयर एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, देयरफॉर इट इज स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। तो आई होप सभी बच्चे इसका आंसर लिख पाएंगे। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव metal and it reacts with air and moisture, hence it is stored in kerosene। इसको कैरोसिन में स्टोर करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो अभी रिएक्शन लिखी थी Fe2O3 प्लस H2 गैस विल बी रिलीज्ड। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं इस तरीके से, प्लस 3H2, ये हो गया फर्स्ट। कैल्शियम की रिएक्शन लिखिए वाटर के साथ, तो कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CaOH होल ट्वाइस प्लस H2 गैस विल बी रिलीज्ड। तो यहां पर बैलेंस कर लो ये। पोटेशियम की रिएक्शन वाटर के साथ तो क्या बनाएगा पोटेशियम, KOH प्लस H2 गैस विल बी रिलीज्ड, हाफ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सैंपल्स ऑफ 4 मेटल्स A, B, C and D were taken and added to the following solution one by one. The results obtained have been tabulated as follows. तो आपको एक टेबल बना के दे रखी है और उस टेबल में इन चारों मेटल्स के रिजल्ट्स जो हैं वो लिख रखे हैं। अब क्वेश्चन पूछता है यूज द टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो कौन सा है। तो देखो यहां पर क्वेश्चन में दिया कि ए मेटल जो है आयरन सल्फेट के साथ नो रिएक्शन, कॉपर सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। तो बी मेटल जो है ये सभी के साथ डिस्प्लेसमेंट शो कर सकता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि कौन सा मेटल जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, तो बी मेटल जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि टेबल के अंदर जो हमें डाटा दे रखा है उसमें बी मेटल आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है फेरस 2 सल्फेट के साथ। तो बी मेटल फेरस सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब एक्टिविटी सीरीज में ये आयरन से ऊपर होगा। तो अगर मैं एक्टिविटी सीरीज को लिखूं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। अब देखो बी मेटल जो है इसने फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लिया, लेकिन जिंक सल्फेट वाले कॉलम में ये नो रिएक्शन लिखा हुआ है। बी जो है वो ZnSO4 के साथ नो रिएक्शन, और यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा रहा है। तो आपको एक बात समझाई थी, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ये मेटल आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। तो क्रोमियम हो सकता है बी मेटल, लेकिन क्रोमियम जो है वो जिंक जो उससे ज्यादा रिएक्टिव होता है उसको नहीं हटा सकता इसके सॉल्यूशन से। तो बी मेटल जो है ये हमारा क्रोमियम मेटल हो गया जो हमें दे रखा है। तो क्रोमियम आयरन सल्फेट के साथ तो रिएक्ट कर लेगा, लेकिन जिंक सल्फेट के साथ नो रिएक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया बी एलिमेंट जो है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखो सी एलिमेंट, सी एलिमेंट जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है, उसके अलावा ना तो कॉपर के साथ, ना जिंक के साथ और ना आयरन के साथ। तो यहां पर देखो कॉपर से नीचे क्या लिखा हुआ है, मरकरी। मरकरी जो है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो रिएक्ट कर लेगा। मरकरी कैन रिएक्ट विद AgNO3 सॉल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएगा। लेकिन मरकरी ना तो कॉपर के सल्फेट के साथ, ना ही आयरन के सल्फेट के साथ और ना ही जिंक सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो एलिमेंट सी जो दे रखा है दैट विल बी मरकरी। ये हो गया एलिमेंट सी हमारा। तो हमने बी को आइडेंटिफाई कर लिया, सी को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम देखते हैं एलिमेंट डी। एलिमेंट डी जो है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये लीस्ट रिएक्टिव है, तो या तो ये गोल्ड होगा या फिर प्लैटिनम होगा। तो एलिमेंट डी जो है वो हमारा गोल्ड हो गया, डी जो है वो कम रिएक्टिव है। अब आती है ए की बारी। ए जो है वो सिर्फ कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है।
एलिमेंट ए इज रिएक्टिंग विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसका ये मतलब हुआ कि ए एलिमेंट जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ऊपर मिलेगा। तो ये हमारा कॉपर है, कॉपर से ऊपर जो मेटल्स होते हैं, लेड सल्फेट हो सकता है, टिन हो सकता है या निकल हो सकता है। तो एलिमेंट ए हो गया हमारा इनमें से कोई एक, निकल, टिन या लेड में से कोई एक। तो अब बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा हो गया? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल हो गया बी, दैट इज क्रोमियम। इससे कम कौन आएगा? इससे कम आ जाएगा ए मेटल। इससे कम कौन आएगा? इससे कम आ जाएगा ये हमारा मेटल मरकरी जो कि था सी, और लास्ट में आएगा डी। तो ये हो जाएगी इन एलिमेंट्स की अरेंजमेंट इन द ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। किसी रिएक्टिव मेटल में डाइल्यूट HCl डाल दे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और उस मेटल का सॉल्ट बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है इसमें हम ये लिखेंगे, व्हेन रिएक्टिव मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट HCl इट प्रोड्यूसेस मेटल M प्लस डाइल्यूट HCl। तो ये मेटल जो है वो अपना सॉल्ट बना लेगा, प्लस H2 गैस विल बी रिलीज। तो मान लो जैसे सोडियम है तो ये NaCl बना लेगा, प्लस H2 गैस विल बी रिलीज्ड। अब आता है राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। आयरन जो है जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? तो बन जाएगा FeSO4 प्लस H2 गैस विल बी रिलीज्ड। तो ये हो गया हमारा इन टेक्स्ट प्रॉब्लम 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन 2 सल्फेट? राइट द केमिकल रिएक्शन। जिंक को आयरन 2 सल्फेट, आयरन 2 सल्फेट का मतलब FeSO4, इसके अंदर डाला तो बताओ क्या होगा? तो जिंक जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्शन हो जाएगी ये। तो क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस एंड जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड, फुल स्टॉप। तो ये हो गए हमारे इन टेक्स्ट प्रॉब्लम जो इस चैप्टर के हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड थे। एक आयनिक कंपाउंड वाले के अंदर और इन टेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखी है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। तो ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपको आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन जब करवाई थी तब मैं करवा चुका हूं। तो बच्चों ये इन टेक्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई है हमारी इस चैप्टर की। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो भी हमारा होगा उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये सभी प्रॉब्लम्स, इन टेक्स्ट प्रॉब्लम, एक्टिविटी और जो टेक्सचुअल प्रॉब्लम्स हैं, ये आप अपनी नोटबुक्स के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।